नमस्कार। हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ कथाकार सुभाष पंत। सुभाष पंत के बारे में ये बात सर्वविदित है कि समानांतर कहानी आंदोलन के दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया और सबसे दिलचस्प बात यह है, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब से आज तक वे सतत लेखन में हैं। यानी अपने लेखन के 60 से 70 वर्षों की यात्रा उनकी किस तरह से रही, उनके इस बीच में कम से कम 10 कहानी संग्रह हैं, 2 उपन्यास हैं और शब्दयोग जैसी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। हम उनके रचना संसार पर बात करते रहे हैं, उनके जीवन वृत्त पर बात करते रहे हैं, लेकिन आज चाहते हैं कि उनकी कहानियों के जो पाठ हैं, वो जो आलोचकीय पाठ होते हैं, उससे भिन्न वो लेखकीय पाठ किस तरीके के हैं। तो मैं पंजी आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, आपका स्वागत है, आपका भी, क्योंकि आप ही मेरी कहानी को बहुत अच्छे से समझते हैं। समय अंतराल चूंकि इतना ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं होता कि हम सारी रचनाओं पे बात कर पाएं, तो मैं उन मूल बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ जहाँ से वाकई ये जरूरी है जी, जहाँ मूल बिंदुओं पर ही बात की जाए, जहाँ से समग्र साहित्य में तो बात हो ही नहीं सकती जी, जहाँ से आपकी रचनाएं पूरा आकार ले रही हैं। तो मैं जब आपकी रचनाओं से गुजरा हूँ तो मुझे 3 कहानियां एकदम से ध्यान आती हैं। एक 21वीं सदी की दौड़, दूसरी है लेकिन वह फाइल बंद हो चुकी, और तीसरी कहानी है जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जो अभी हाल में पहल में छपी थी, तितलियां बेचैन है। ये 3 कहानियों का जो परिदृश्य है, जिससे हम जब गुजरते हैं तो 2 चीजें मुझे दिखाई देती हैं। एक कि आपके यहां एक लगातार एक वैज्ञानिक समझदारी को स्थापित करने की एक प्रवृत्ति रचनाओं में है। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी समग्र रचना में आम दलित शोषित कामगार वो उसके पात्र के रूप में नजर आते हैं। 21वीं सदी की दौड़ की जब बात करें तो रुल्दू राम जो नौकरी के लिए भागा भागा फिर रहा है वो दिखाई देता है, लेकिन वह फाइल बंद हो चुकी है, उसी रुल्दू राम का अगला जीवन नजर आता है। ये इत्तिफाक है या आपने तय करके ऐसा किया है कि दोनों जगह ये पात्र रुल्दू राम है? तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर खुलासा कीजिए। नहीं, वो साहित्य में चीजें तय तो नहीं होती है। पहले साहित्य में चीजें तय नहीं होती, ये वक्त होता है जो चीजों को तय करता है। और इस समय का जो वक्त आया है, कम से कम इस दशक का, ये सबसे ज्यादा उथल पुथल का वक्त रहा है। तो जाहिर है कि एक व्यक्ति जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, एक व्यक्ति जो अस्पताल में जा रहा है वो किस तरह से व्यवहार कर, या उसके साथ लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य नहीं बदला है, मनुष्य के व्यवहार बदले हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मनुष्य के व्यवहार बदले हैं। और एक ऐसा मनुष्य जो मेरे साहित्य का सामान्य मनुष्य है, वो एक कॉमन आदमी है, बहुत कॉमन आदमी है, जिसके पीछे कोई नहीं है, जिसके पास न्याय व्यवस्था है ना कोई भी व्यवस्था उसके लिए नहीं है। तो मुझे लगा कि लेखक को उसके साथ तो खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए जब मैंने समांतर साहित्य में से मैंने लेखन शुरू किया, तो मैं तो जानता नहीं था कि समांतर साहित्य, मैं तो ऐसा ही लिख रहा था, और जब समांतर साहित्य खत्म हो गया तब भी मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। तो ये तो मेरी मूल चेतना थी ना कि भाई कि एक मनुष्य के साथ आदमी को खड़ा होना चाहिए जिसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं। ये एक अच्छी बात है। मैं इस बात को थोड़ा सा और इस बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था कि जो रुल्दू राम है, जिसमें 21वीं सदी की दौड़ जब हम कहानी को पढ़ते हैं, यानी जब ये सदी जिसमें हम आज मौजूद हैं वो जब अपने शुरुआती दौर में है, तो वहाँ जो बेरोजगारी और उसकी मार से त्रस्त जो युवा है, हम उस रुल्दू राम को देखते हैं। और जब हम 2022 में पहुंच रहे हैं, 23 में पहुंच रहे हैं, तो हमारे सामने वो रुल्दू राम एक थका हारा, अपने तरह से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हुआ एक ऐसा शख्स हमारे सामने आता है। यानी अगर हम इन दोनों कहानियों को अगर एक इस रूप में देखें तो वो एक औपन्यासिक विस्तार लेकर के आती है। तो क्या जरूरी आपको नहीं लगा कि इस कहानी को, इन दोनों कहानियों को, या इसके इधर उधर और जाकर के एक उपन्यास ही लिखा जा सकता था? दरअसल अगर कहानी अपनी बात पूरी कह रही है तो उपन्यास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। और जो वो कहानी है उसकी फाइल बंद हो चुकी है, वो उपन्यास की कहानी है। निश्चित वो 40-50 पेज की कहानी इतनी उपन्यास लिखा जा सकता है। मुझे यही लगा उस वक्त कि ये तो पूरा उपन्यास था। और ये वही, और फिर जब मैं मेरी याददाश्त में जब टकराया कि रुल्दू राम तो मैंने कहीं और देखा हुआ है,
तो ये रुल्दूराम है कौन सा? तो फिर मैंने आपकी दूसरी किताबों को पलटने की जब कोशिश करी तो मुझे रुल्दूराम फिर से मिल गया था, वो 21वीं सदी की दौड़ में। और मतलब इतना अच्छा लगा उन दोनों कहानियों को, मुझे लगा कि दोनों कहानियां जुड़ी हुई कहानियां थी और लेकिन एक अलग कालखंड में आपने लिखी हैं। और इससे एक चीज तो ये हुई है कि ये इस सदी का जो अभी जो 20-22 सालों का जो समय गुजरा है, ये पूरा इसमें परिलक्षित हो रहा है। तो आप इसके साथ साथ जो अन्य कहानियां लिख रहे थे, जैसे छगन भाई का हाथी और एक वो अन्ना भाई का भी कुछ शीर्षक, अन्ना भाई का सलाम, अन्ना भाई का सलाम, अन्ना भाई का सलाम, वो कहानी थी। या इधर जो अभी कहानी आई है जिसमें सिंगिंग बेल कहानी थी, जिसमें क्या हुआ है कि जमीनों की जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर के जिस तरीके का वातावरण रचा गया। तो ये सारी कहानियां क्या अपने आप में हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे समय के को दर्ज करने की एक कोशिश आपकी तरफ से? निश्चित रूप से आप कहना चाह रहे हैं ये हमारा समय है। एक लेखक उस समय को कैसे देख रहा है और कैसे दर्ज कर रहा है, ये उसके अनुभवों के ऊपर भी आधारित होता है। लेकिन यह है कि आप वक्त से अलग नहीं हट सकते। नहीं, वो वक्त तो इनमें अगर आप वक्त से अलग नहीं हटते तो जो भी वक्त में गुजर रहा है वो कहानी में आएगा, साहित्य में आएगा, वो कहीं ना कहीं वो वक्त इन कहानियों में पूरी तरीके से हमें देखते हैं। एक और चीज जो देखने में आ रही है आपकी कहानियों में कि लगातार जो तकनीक का जो आक्रमण है, उसे तकनीक के आक्रमण के तरीके से आपने परिभाषित नहीं किया है, बजाय इसके आपने उसे उत्पाद की तरीके से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शायद मुझे लगता है कि हिंदी में इस तरह से चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत कम जगह पर दिखाई दिया। वरना आपकी कहानी में मैं अभी ये जो पढ़ रहा था, बिल्कुल अभी संभल कर चलना दादू, इस कहानी में तो बहुत अच्छे से कुछ जगह पर ये पॉइंट आए हैं इस तरीके की जो हम हमेशा क्या करते रहे, उत्पाद का विरोध करने की जगह तकनीक का विरोध करते रहे। ये अच्छी बात है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो तकनीक के बदलाव हैं? नहीं, देखिए, मैं तो एक वैज्ञानिक से साहित्य में आया हूँ। निश्चित। तो मैं तो तकनीक के महत्व को जानता हूँ। तकनीक तो आदमी को आगे ले जाने के लिए होती है, लेकिन उसका उपभोग कैसे हो रहा है ये राजनीति है। तकनीक वैज्ञानिक जो काम कर रहा है वो तो ये देखता नहीं है कि वो तो पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन जब उसका उपयोग किया जाता है, सवाल उसके उपभोग का है। आप क्या समझते हैं कि लेखक का दायित्व राजनीतिक परिदृश्य पर होना चाहिए या जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं उन पर होना चाहिए? दोनों चीज़ें मिली जुली हैं इसमें। आप राजनीति को उससे अलग नहीं कर सकते, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य उससे अलग नहीं कर सकते उसके ऊपर। जैसे आपने अभी एक कहानी का जिक्र किया था, तितलियां बेचैन। हाँ, ठीक है ना। अब वो एक मिथकीय जीवन है, उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टि है, दो दृष्टियां उसमें हैं और दोनों दृष्टियों का उसमें संघर्ष है। एक दृष्टि है कि भाई पृथ्वी जो है वो बैल के सींग पे टंगी हुई है, लेकिन वो बैल कहाँ टंगा हुआ है ये कोई पूछता नहीं आज तक। भाई पृथ्वी अगर बैल के सींग पे टंगी हुई है तो मुझे ये बताइए वो बैल कहाँ टंगा हुआ है। इसी तरह ये है कि अगर वो कछुए की पीठ पे टिकी हुई है तो भाई वो कछुआ कहाँ टिका हुआ है, यहाँ हम सवाल नहीं करते। और अब इसमें दो चीज़ें थी और वो इसके साथ एक सवाल भी खड़ा होता है कि इसमें दो दृष्टियाँ हैं, एक मिथ की दृष्टि, एक वैज्ञानिक दृष्टि है, दोनों के बीच का एक संघर्ष है। वो जो 5,000 साल पीछे का आदमी है उसे जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं उसे अपने साथ लाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं वो उसके भुलावे में आ जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं वो उसके भुलावे में आ जाते हैं। वो क्यों भुलावे में आते हैं, सवाल ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ लेखक कहता है क्योंकि आप इतिहास से सबक नहीं लेते तो तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, वैज्ञानिक चेतना और उसके साथ इतिहास से समझ लेने की ताकत। अगर इतिहास से आप समझ नहीं लेंगे तो आपकी वैज्ञानिक चीज़ें रह जाएंगी वहीं की वहीं। इस दृष्टि से बहुत बढ़िया रूपक यहाँ पर इस कहानी में खड़ा हो रहा है। और हालांकि जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मेरे शुरुआती जब हिस्से पढ़े तो मुझे लगा कि शायद ये कहानी कुछ जो आधुनिक विकास है और जो आदिवासी जनसमाज है उसका रूपक खड़ा कर रही होगी। लेकिन वो जैसे ही वो कछुए की तरफ से जो अध्यात्म का जिक्र होता शुरू होता है तो आपने जिस तरह से उसे तकनीक और मतलब विज्ञान और अध्यात्म के साथ जिस तरीके से उसे संयोजित किया वो बहुत यादगार किस्म की कहानी बनी। और यहीं से मुझे जो लगा कि जो अन्य कहानियों को पढ़ते हुए, जैसे कुछ और कहानियाँ आपको याद दिलाना चाहूँ, बूढ़े रिक्शे चालक का जो चित्र है
जिन्न तथा अन्य कहानियां हैं, या यही कहानी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें वो एस्केलेटर पर चढ़ने की बात है, दादू को जो बेटी कहती है कि दादू एस्केलेटर पर बच के चलना, तो वहां पर जो आपका इशारा है, वो इशारा मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से खुला है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, लेखक का काम तो इशारा देना ही होता है और पाठक का काम उसे समझना होता है कि उस इशारे को समझा जाए। अब लेखक की तो केवल बता ही सकता है ना कि भाई देखिए स्थिति ये है और दिशा ये है। कहानी की जो वर्तमान धारा है, अगर हम उसमें बात करें, उसमें आपको क्या लगता है कि थोड़ा आपके साहित्य से थोड़ा सा इधर जाकर के, इसलिए कि ज़रूरी है कि तब हम देख लें कि आपकी निगाह चूंकि अन्य जगहों पर भी होगी जो इधर चीज़ें आ रही है, उसमें किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे एक तो ये लगता है कि कहानी में बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तितलियां बेचैनी कहानी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये कहानी मैंने लिखी तो ये ज्ञानरंजन जी को भेज दी पहल में, और क्योंकि मैंने तो कंप्यूटर से भेजी थी, तो अगले दिन उनके पास जब वो पढ़ के आई और मैंने लिखा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये वाकई कहानी है भी या नहीं, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ हमारे जीवन में नहीं है। ये वास्तविकता है लेकिन जीवन में नहीं है कहानियाँ इस तरह की। रोना मरना, इतिहास, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे सारी की सारी कहानी, जहाँ आपने बड़ा किसका नाम करुणा पैदा कर दी, कभी ये पैदा कर दिया, कहीं ये दिखा दिया, लेकिन एक वैचारिक द्वंद्व जो है वो कहानी में नहीं है। तो फिर वो अगले दिन ज्ञानरंजन ने वो कहानी पढ़ी तो उनका फ़ोन आया, अरे कहने लगे भाई हिंदी में तो ऐसी कहानी लिखी ही नहीं जाती। तो इस तरह की जो कहानी लिखी जानी चाहिए वो हिंदी में नहीं। वैसे मेरा भी जो मानना है पंजी, इधर इस बीच में जो आपकी 2018 के बाद से खास तौर पर जो किताबें आई हैं, 2018 में शायद सिंगिंग बेल आया था, उसके बाद लेकिन वह फाइल बंद हो चुकी है, 2020-21 के आसपास ये आई, ये 2 किताबें आई। इन दोनों किताबों की जो कहानियां हैं और जो इससे पूर्व की आपकी कहानियां, जैसे तपती हुई जमीन या चीफ के बाप की मौत, इन कहानियों में एक काफ़ी ज़्यादा बदलाव है जो आपकी बातचीत में भी लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ संवेदना की बात करते रहना, कहानी के जो बदलाव हैं, कहानी के जो ठहराव हैं, वो उसको इंगित कर रहा है। तो आप भी ऐसा क्या सच में मान रहे हैं कि जो केवल और केवल संवेदनाओं की बात हो जब हम रचना में कर रहे होते हैं, उससे इतर जाकर के कुछ वैचारिक उथल पुथल की कोशिश की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। केवल करुणा हमें कहीं नहीं ले जाती। करुणा की कहानियाँ बहुत पसंद की जाती हैं, करुणा का पूरा साहित्य बहुत पसंद किया था, करुणा सबसे बड़ा रस माना जाता है, लेकिन करुणा हमें कहीं ले जाता नहीं। हमें ले जाएंगे संघर्ष, वैज्ञानिक चेतना हमें आगे ले जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने मैं 2 लाइनें खींची है मेरे साहित्य की, तो मुझे लगता है इनके बीच में मेरी एक लंबी बीमारी, अच्छा, जिसके आप गवाह रहे हैं। जब मैं एम्स में चला गया और वो बीमारी मेरी हुई, तो मुझे लगा कि उसके बाद मेरा लेखन बदल गया है। तो मुझे एक नया जीवन मिला, वहाँ पे एक नई दृष्टि मिली, और मुझे लगा कि मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है बदला है और वो पूरा साहित्य बदला है। आपने वो बहुत ठीक जगह पे वो रखा, क्योंकि पहला जो साहित्य वो संवेदना का साहित्य था, अब जो साहित्य है वो संवेदना के साथ विचार का साहित्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका नया उपन्यास लिखा जा रहा है वो इस तरीके की चीज़ों को छेड़ता हुआ आगे निकलेगा। शायद नहीं, जो अब नया उपन्यास लिखा जा रहा है वो हालांकि बड़ा पुराना सा थीम है उसमें, लेकिन जो एक विमर्श चल रहा था, स्त्री विमर्श, जहाँ एक अलग तरह की स्त्री खड़ी की जा रही थी जो अपने मतलब दैहिक भूख के लिए, तो वहाँ मुझे लगता है कि स्त्री का संघर्ष कहाँ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये उपन्यास लिखा है कि कहाँ स्त्री का संघर्ष कहाँ होना चाहिए और स्त्री विमर्श कहाँ पे है। स्त्री विमर्श नहीं, स्त्री संघर्ष चाहिए मुझे, तो वो स्त्री संघर्ष की कहानी। हालांकि मेरा कहने का आशय ये नहीं था कि केवल पुरानी कहानियाँ आपकी केवल संवेदना को जागृत कर रही थी। उनमें कुछ कहानियाँ हैं जिनको अगर हम बार बार देखें तो बार बार याद आती हैं। एक का पहाड़ा कहानी है और एक बूढ़े रिक्शे चालक का चित्र है, एक कहानी है। तो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो उस दौर में भी ये आपके जो समझदारी है, विचार के साथ खड़े होने की जो स्पष्टता है वो दिख रही थी। एक का पहाड़ा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में पिता हर समय विलेन की तरह आए हैं, हर समय विलेन की तरह आए, खलनायक की तरह हर समय आए हैं। केवल ये पहली कहानी है जो पिता को पिता की तरह आती है, वो खलनायक की तरह नहीं है। उसमें पिता करुणा में है। उसमें मैं दोबारा जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें एक पिता की वापसी है इस कहानी में। पता नहीं आप इससे आग्रह नहीं, हालांकि आप जो कह रहे हैं ये भी एक दृष्टि है, लेकिन मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात ये लगी
कि जो नया उभरता हुआ मध्य वर्ग है उसकी जो जद्दोजहद है वो बहुत खूबसूरत ढंग से आई कि कैसे एक एक ईंट खड़ी को जोड़ रहा है और वो एक का पहाड़ा पढ़ने की जो कोशिश कर रहा है, ये बहुत उसका खूबसूरत चित्र था। तो मैं आपसे सिर्फ ये, अभी चूंकि आप खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दो अलग धरातल पे आपकी रचना को हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, इसे तो फिर आप तय करेंगे ना कि ये विकास है या डेफिनेटली विकास है, डेफिनेटली विकास है। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे समय पर मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हमें दोबारा से और गंभीरता से पढ़ना चाहिए। आपकी दृष्टि से कौन कौन सी रचनाएं हो सकती? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सड़क पार खड़ा बूढ़ा कहानी को दोबारा पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दो जीवन दृष्टियाँ हैं, एक नया बाजार है, एक पुराना बाजार है। पुराना बाजार आपका दोस्त बाजार है क्योंकि वो आपके लिए आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। नया बाजार आपका दुश्मन है क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरतें पैदा कर रहा है। नए बदलते हुए बाजार का दृश्य उसमें हाँ, वो नया। तो वो जो सड़क है जिसके पार वो बूढ़ा खड़ा हुआ है, उसके एक पार उसकी पुराने बाजार की दुनिया है, एक पार उसकी जो है कि उसको नए बाजार की दुनिया है, और वो उन्हें पार करना चाहता है, वो पार नहीं होती उससे, क्योंकि अब जीवन तो दृष्टि बदल गई है। तो जब आपके साथ आप देखते हैं, आपको लगता है कि आपका बाजार आपके इतिहास के साथ खेलने लगता है, आपकी भाषा के साथ खेलने लगता है। महानायक किसे महानायक बना रहा है इतिहास? बताइए, इतिहास के साथ खेल रहा है। किसे महानायक बना रहा है? जो उसकी चीज़ बेच सकता हो उसका महानायक है। तो ये जो संघर्ष है पूरा का पूरा, और मुझे लगता है कि ये कहानी दोबारा पढ़ी जानी चाहिए। इसी को जोड़ते हुए मुझे लगता है एक और कहानी शायद आपसे छूट रही है जो आपने बात की। इसी का विस्तार अगर हम देखें तो स्टिच इन टाइम, कमीज स्टिच इन टाइम। हाँ, वो मन्नत टेलर की जब बात आती है और मन्नत टेलर की दुकान, ब्रांडेड कपड़ों का जो बाजार हमारे दौर में शुरू हुआ है, तो ये दो कहानियां, मतलब ऐसे अगर हम देखें तो चीजें एक खास तरीके से उचार रही है जो आप यहाँ पर 90 के आसपास जो नहीं, हमारा कहना ये है कि अगर बाजार आ रहा है तो जो परंपरागत पेशे हैं वो तो नहीं टूटने चाहिए ना। पुराने बाजार में दोनों की जगह थी, नए बाजार में उसकी जगह नहीं है। संभल कर चलना दादू, वहां पे ये मेरा दर्द है कि उसकी जगह क्यों नहीं, वो जाएगा कहाँ बताइए? एक दर्जी है, अगर ब्रांडेड चीज़ें आ जाएंगी या ब्रांडेड चीज़ें पहननी शुरू कर देंगे तो एक दर्जी कहाँ जाएगा? क्या विकल्प है उसके सामने? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? उसे जीने का अधिकार है तो उसके पास उसके लिए रास्ता होना चाहिए भाई। ये मेरी मतलब करुणा है उसके साथ कि नहीं भाई, देखिए आप बाजार है तो, लेकिन जो नया बाजार है तो वो तो इन्हें सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है ना, वो तो सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। पर जी एक कहानी आपकी एक और आई हाल में, और उसकी चर्चा उतनी ज़्यादा नहीं हुई जबकि उसकी होनी चाहिए थी। सीता हसीना से एक संवाद। इस कहानी को चूंकि आपने विभाजन के समय से यहाँ तक लेकर के इस दौर को लिखने की कोशिश करी है, तो आपको क्यों जरूरी लगा कि आप विभाजन के दौर को फिर से एक बार लोगों के सामने लेकर के? दरअसल वो कहानी एक नई टेक्निक की कहानी है, वो जिससे सन 47 से लेकर आज तक का वक्त आता है। तो मुझे लगा कि एक डिवीज़न उस समय, एक डिवीज़न इस समय भी है जीवन में, हमारे समाज में या हमारे देश में। एक डिवीज़न उस समय भी था जो बिल्कुल सीधा तरीके से आया, एक डिवीज़न इस समय भी है। यानी आपका कहना है कि उस समय का जो विभाजन था वो दिखता हुआ विभाजन था, ये वाला विभाजन दिखता हुआ विभाजन नहीं है। तो इस तरह से भी हम आपकी कहानियों, इसमें हमें एक ऐसे आदमी, हमें एक ऐसे साहित्य, ऐसी ज़हनियत की ज़रूरत है कि जो दोनों के बीच में समन्वय कर सके। आपको लगता है कि क्या ये कहानी जिस तरीके के सामाजिक सौहार्द की बात कर रही है उसमें कहीं कुछ टूटा हुआ परिदृश्य दिखा है आपको उस दौर से यहाँ तक आते आते? नहीं, कई बार तो चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कह के होती हैं, कई बार चीज़ें बिना कहे होती हैं। तो कहे हुए और बिना कहे में चीज़ें एक ही तरह से हो रही हैं, लेकिन एक जगह कह के हो रही हैं, एक जगह बिना कहे हो रही हैं। इसका भी कोई संबंध है पूंजी से क्या? क्योंकि आपकी ज़्यादातर कहानियाँ पूंजी के आक्रमण की बात करती हैं। नहीं, ये पूंजी का आक्रमण तो नहीं है, ये तो राजनीति का आक्रमण है। यानी पूंजी का स्पष्ट तौर पर ना कह करके आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीति और पूंजी का जो गठजोड़ हुआ है कुछ उससे मिल करके बनता है। हाँ, ये उससे दोनों से मिलकर तो वाकई उससे होता है, क्योंकि पूंजी तो इस समय बहुत बड़ा खेल रही है ना। पूंजी तो इस समय राजनीति से ऊपर है, राजनीति पूंजी के इशारे पे चल रही है इस समय। तो हम उम्मीद करें कि भविष्य की आपकी कोई रचना इन दोनों चीज़ों के साथ मिलते हुए एक नया स्वरूप लेकर के आएगी। इसलिए ये आपने एक नई दिशा दी है मुझे। नहीं, मैं आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि आप शायद कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से एक जो समझदार आदमी है उसे इसी तरह से सोचना चाहिए
उस गठजोड़ को देखना चाहिए ना उसे, क्योंकि मनुष्य सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मनुष्य की गरिमा सुरक्षित नहीं है तो वो न राजनीति किसी काम की है और न पूंजी किसी काम की है। मनुष्य की गरिमा पहले जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। पंजी, जैसा हमारी सीमा तो रहती है समय की, फिर भी जाते जाते एक सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप अभी भविष्य में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हैं जिनको आप पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं आगे? कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी कहानियाँ, किस तरह की कहानियाँ हम उम्मीद करें कि बहुत निकट भविष्य में हम पढ़ने को मिलेंगी, या कोई और? दरअसल मेरे पास जो है कि समीक्षक दृष्टि नहीं है। मुझे तो अपनी हर कहानी लगती है कि ये पूरी होनी चाहिए, अभी पूरी नहीं है। जब भी मैं कोई कहानी पढ़ता हूँ, मेरा साथ दुर्भाग्य ये है मेरा कि मैं जब भी अपनी कहानी पढ़ता हूँ तो मैं एक लेखक की तरह पढ़ता हूँ, उसे एक पाठक की तरह नहीं पढ़ पाता। और जब भी मैं लेखक की तरह पढ़ता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि इसमें तो अभी बहुत कमियाँ हैं। कुछ थोड़ी सी झलक आप उसकी दे पाएंगे अपने उपन्यास की, हल्का सा जो आने है? हाँ, उपन्यास वो एक स्त्री के संघर्ष का उपन्यास है, और इसका नाम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पुराना होने के बाद भी बहुत नया उपन्यास है। शीर्षक तय कर लिए उपन्यास का? हाँ। चलिए, खैर वो तो जब किताब आएगी तो सबके सामने आ ही जाएगा। तो पंजी, आपकी जो रचना प्रक्रिया है उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि जो 3 कहानियों की जब हमने विशेष तौर पर यहाँ बात करी और आप भी सहमत हुए कि 21वीं सदी की दौड़, लेकिन वो फाइल बंद हो चुकी है, और तितलियां बेचैन हैं, ये 3 कहानियां इस रूप में एक धारा बना रही हैं कि इसके अंदर आपकी सीता हसीना से एक संवाद हो, रुल्दू राम का चित्र हो, या संभल कर चलना दादू, या सिंगिंग बेल। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, उस पर बातचीत में करना चाहता तो वो छूट गई है, समय की बाध्यता है। तो आपने तो उसके ऊपर नाटक भी लिखा है। निश्चित, वो खेले जाने वाली, नाटक खेले जाने वाली है। तो आज आप हमारे बीच में आए और श्रोताओं से बहुत बहुत धन्यवाद, मुखातिब हुए। और मुझे लगता है कि कम से कम देहरादून में तो मुझे लगता है कि आप ही हैं जो मेरी चीज़ों को समझते हैं। ये आपका विनम्रता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पढ़ूँ, समझूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।